नाज़रीन, ईरान रीजन की बहुत बड़ी पावर बनने जा रहा है और ट्रंप ने जो दौरा किया मिडिल ईस्ट का, उसके जवाब में जाहिर है ईरान, रशिया, चाइना, ब्रिक्स का रिस्पांस सामने आना था। और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि रशिया और चाइना ईरान के साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बना रहे हैं और ये इस तरह के हैं कि ये स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं और ये गेम चेंजर होंगे और जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उनको खत्म करने में ये हेल्प करेंगे। और चाइना और ईरान का जो कॉरिडोर है वो इस वक्त ऑपरेशनल भी हो चुका है। ये आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। चाइना और ईरान का जो कॉरिडोर है वो ऑपरेशनल हो चुका है, ये खबर सामने आ रही है। और रशिया और ईरान के कॉरिडोर के ऊपर तेजी के साथ काम जारी है। ये कैसे इस पूरे रीजन को बदल के रख देगा, कैसे जो पावर का तवाजुन है उसको बदल के रख देगा और वेस्टर्न जो हेजेमनी है, जिसको खुद जेडी वैंस कह रहे हैं कि यूएस डोमिनेंस जो है वो क्वेश्चन हो चुकी है और उसके इरा का इख्तिताम हो चुका है। मुकम्मल जो अमेरिकी तसल्लुत है उसका कैसे खात्मा होने जा रहा है, ये किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी आपके सामने रखेंगे। स्पेन ने इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ स्पेन और नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात हुई है और उसमें इजराइल के ऊपर सैंक्शंस लगाने, फलस्तीनी रियासत और गजा में फिलफौर जंगबंदी, इस हवाले से मिलकर काम करने के इत्तेफाक हुआ है। फ्रांस के अंदर इस वक्त बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, पेरिस के अंदर फलस्तीनी रियासत के लिए और सीज फायर के लिए। और इजराइल से ट्रैवल वार्निंग जारी होना शुरू हो गई है इजरायलियों के लिए, इजरायली सेटलर्स के लिए कि वो किन किन मुल्कों में जा सकते हैं, किन में नहीं जाना है, जहां पर खतरा है। और ये वेस्टर्न ममालिक है जहां पर वो रूटीन में ट्रैवल करते हैं, जो उनका सेकंड होम है या कहें कि फर्स्ट होम तो वो है, यहां पर तो वो सेटलर्स हैं। तो वहां पर ट्रैवल वार्निंग जो है वो जारी हुई है। और तुर्की ने जो है वो फैसला कर लिया है कि वो ना सिर्फ सीरिया में बेसेस बनाएगा बल्कि नेवल पोर्ट्स भी बनाएगा। और इजराइल जो है वो इस फैसले को इसके खिलाफ जो है वो सारा काम करता रहा है और तुर्की की प्रेजेंस सीरिया में उसको कबूल नहीं है, लेकिन तुर्की ने बहरहाल फैसला कर लिया है। और नाज़रीन, दुनिया में जो इस वक्त क्राइसिस खड़े हो रहे हैं, जो टर्मोइल है, क्या इससे निकलकर हम किसी पीस में दाखिल हो सकेंगे? क्या अल्टीमेटली यूक्रेन का मसला हल हो जाएगा, ताइवान का मसला हल हो जाएगा, मिडिल ईस्ट का मसला हल हो जाएगा, अफ्रीका की जंगें खत्म हो जाएंगी और वर्ल्ड ऑर्डर जो है इसकी फाइट खत्म हो जाएगी? क्या अल्टीमेटली हम कोई अमन दुनिया में कायम कर सकते हैं? तो बुरी खबर यह है कि हम किसी अमन की तरफ नहीं बढ़ रहे बल्कि उस ग्रेटर वॉर की तरफ मुसलसल बढ़ते चले जा रहे हैं। ट्रंप की जानिब से ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस बजट अनाउंस कर दिया गया है। इंसानी तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस बजट ट्रंप की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है। $1 ट्रिलियन अमेरिका का बजट होने जा रहा है। और जाहिर बात है कि जब कोई मुल्क डिफेंस बजट बढ़ाता है तो वो जंगों की तैयारी कर रहा होता है। डिफेंस बजट बढ़ाकर आप दुनिया में अमन नहीं लाते हैं बल्कि आप जंगों की तैयारी कर रहे होते हैं। जब आप असलहा देते हैं, जब आप डिफेंस बजट को बढ़ाते हैं तो आप जंगों की। तो ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस बजट ट्रंप की जानिब से अनाउंस कर दिया गया है। उधर यूक्रेन का मामला बहुत खराब हो गया है और मॉस्को अंडर अटैक आ चुका है। इस वक्त मॉस्को यूक्रेन के हमलों की जद में आ चुका है। तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं वो वहां पर फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। उधर से रशियन फोर्सेज हैं वो जो यूक्रेनी कैपिटल है उसकी तरफ जा रही हैं। इधर से यूक्रेन ने हमले मॉस्को पर शुरू कर दिए हैं और यूरोप ने अपना बजट जो है वो $500 बिलियन करने जा रहा है। ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा यूरोपियन बजट है। $500 बिलियन जो है वो यूरोप अपना बजट करने जा रहा है और जिसकी पहली किस्त $150 बिलियन है उसके ऊपर इत्तेफाक कर लिया गया है। और अल्टीमेट जो बजट है वो $500 बिलियन है। और ये पैसा कहां से निकलेगा? हेल्थ से निकलेगा, एजुकेशन से निकलेगा, सोशल प्रोग्राम्स हैं वहां से निकलेगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप ने नाज़रीन अपनी जो फौजें हैं उनको कम किया है और ट्रू अगर आपने वेलफेयर स्टेट्स देखनी है तो वो ये यूरोप की स्टेट्स हैं। खास तौर पर ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, क्या जबरदस्त ये ममालिक हैं और क्या जबरदस्त ये वेलफेयर स्टेट्स हैं। तो इन मुल्कों ने अपनी फौजें कम की हैं, अपने दिफाई बजट को कम किया है कि हम जंगें नहीं करेंगे, हमें जंगों की जरूरत नहीं है। तो अवाम की फलाह के ऊपर इन्होंने पैसा लगाया है। तो अब वो वहां से कट ऑफ होगा और पैसा उधर जाएगा डिफेंस में। उधर प्यूटन ने अनाउंस किया कि वो एक्सपोर्ट्स, मिलिट्री एक्सपोर्ट्स है वो बढ़ाने जा रहे हैं और ट्रंप $1 ट्रिलियन अनाउंस कर रहा है, यूरोप $500 बिलियन, हाईएस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। तो ये सब किस लिए किया जा रहा है? और फ्लड करने जा रहा है मिडिल ईस्ट नए वेपन्स के साथ। मिडिल ईस्ट जो है वो नए वेपन्स के साथ फ्लड करने जा रहा है और इसी को स्पेन ने कहा है कि ये तो मिडिल ईस्ट में नई जंगें बुनियाद रखी जा रही है ये जो असलहा देकर। तो ओवरऑल अगर हम सारा पिक्चर अपने सामने रखते हैं तो हमें कहीं अमन नजर नहीं आ रहा है। देखिए, इजराइल अपनी जिद के ऊपर अड़ा हुआ है और ताकत जब तक उसके पास है वो कभी फलस्तीन को उनके राइट्स नहीं देगा। ये कोई मसला हल होने वाला नहीं है। यूक्रेन का मसला हल होने वाला नहीं है, ताइवान का मसला हल होने वाला नहीं है, नॉर्थ साउथ कोरिया का मसला हल होने वाला नहीं है। लातीनी अमेरिका के अंदर एक नया तूफान, एक नया क्राइसिस जन्म ले रहा है। वहां पर चाइना अमेरिका की लड़ाई, बहुत बड़ी लड़ाई, उसका आगाज होने जा रहा है और एक सतह के पर वो आगाज हो चुका है। अब वो आपको मुख्तलिफ जंगों में भी नजर आएगा, रिजीम चेंजेस में भी नजर आएगा
मुख्तलिफ क्राइसिस के अंदर जब आपको नजर आएगा, तो ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो दुनिया को जंगों की तरफ लेकर जा रही हैं, क्योंकि ट्रंप यूक्रेन जंग को भी रोकने में नाकाम है, गजा की जंग दोबारा से शुरू हो चुकी है, चाइना के साथ तिजारती जंग शुरू हो चुकी है, और ना सिर्फ चाइना बल्कि बाकी मालिक के साथ, तो ये रीजन टू रीजन और मुख्तलिफ कंट्रीज के साथ ये क्राइसिस ही हमें जो है वो नजर आ रहा है। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, जो ब्रिक्स है, जो ईस्ट है, जो ग्लोबल साउथ है, वो बड़े फैसले कर रहा है, और वेस्टर्न जो तसल्लुत है उसको खत्म करने जा रहा है, वेस्टर्न जो सैंक्शंस है उनको खत्म करने जा रहा है। यानी वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा है कि वेस्टर्न सैंक्शंस बेमानी हो जाएंगी, वो असर ही अपना खो देंगी। ईरान और रशिया ने मुकाबला किया, नॉर्थ कोरिया ने किया, क्यूबा कर रहा है, लेकिन अब वो 100% यानी देखे ना कि सैंक्शंस बिल्कुल फारिग होने वाली है, और ये मुल्क ट्रेड भी आपस में कर रहे होंगे, अमेरिका वेस्ट नहीं रोक सकेगा, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी कर रहे होंगे, वेस्ट नहीं रोक सकेगा। तो ये काम जो है वो होने जा रहा है। इससे जो वेस्टर्न मुदाखलत है उसका दरवाजा मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा, उनके तसल्लुत का जो है वो खात्मा हो जाएगा। एक तो चाइना और ईरान का कॉरिडोर जो है वो ऑपरेशनल हो चुका है, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। चाइना से पहली ट्रेन जो है वो इस वक्त ईरान पहुंच गई है। द चाइना ईरान रेल कॉरिडोर हैज बीन पुट इनटू ऑपरेशन। द फर्स्ट फ्रेट ट्रेन फ्रॉम चाइना अराइव्ड इन जस्ट 15 डेज, सिर्फ 15 दिनों में ये आ गई है, कंपेयर टू 40 डेज बाय सी। अब एक तो समंदर के जरिए 40 दिन लगते हैं, ये पहली ट्रेन पहुंची है जिसमें 15 दिन लगे। और दिनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप सी में जाएंगे तो समुद्रों पर राज किसका है? समुद्रों पर राज तो अमेरिका का है, तो अमेरिकन नेवी साहब का सामना होगा, आपके जो है वो जहाज पकड़े जाएंगे और ट्रेन नहीं कर सकते। ऐसे ही सैंक्शंस को वो इंप्लीमेंट करते हैं ना, ऐसा थोड़ी होता है कि वो बस वहां से अनाउंस करते हैं कि सैंक्शंस लग गई हैं तो वो खुद ब खुद इंप्लीमेंट हो जाती है। वो ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन इसी तरह से होती है, जहाजों को कब्जे में ले लिया जाता है। तो इसमें तो सी शामिल ही नहीं है। ये चाइना से सेंट्रल एशिया और सेंट्रल एशिया से ईरान, इसमें तो कोई अमेरिकी, वो सारा रशिया का इन्फ्लुएंस है और चाइना का, वहां पर तो अमेरिका है ही नहीं, तो कैसे रोकेगा? ईरान कैन नाउ एक्सपोर्ट ऑयल टू चाइना थ्रू दिस कॉरिडोर एंड चाइनीज गुड्स कैन ऑल्सो गो टू यूरोप अनहिंडर्ड बाय द यूएस नेवी। और इससे अगला रास्ता खुल रहा है। चाइना ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है यूरोप को। चाइनीज प्रेसिडेंट ने ये 2 दिन पहले एक नई स्टेटमेंट जारी की जब ट्रंप ने टैरिफ अनाउंस किए। तो ये बुनियादी तौर पर ईरान के साथ कॉरिडोर है, लेकिन इसमें अगली बात भी है कि यहां से यूरोप तक भी मामला जा सकता है। इस वक्त असल लड़ाई तो अमेरिका से हो रही है और अमेरिका यूरोप के साथ भी लड़ रहा है। तो ये ब्रिक्स नेशन जो है वो आपस में कनेक्ट कर रही हैं और आगे फिर यूरोप को भी दावत दे रही हैं। आप भी अमेरिका से लड़ना शुरू हो गए हैं तो आए हमारे पास आ जाए, क्या मसला है? हम आपको देखें, चाइनीज गुड जो है वो यूरोप तो जा रही है ना, ट्रेड तो हो रही है, तो वो यहां से होकर जाएंगे। तो ये प्रॉस्पेरिटी है और ये गेम चेंजर है। यानी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर के उनकी ट्रेड, उनकी जो है वो इकोनॉमी, उसको रोक नहीं सकते। भाई सैंक्शन मैंने आपको बताया ना वो वर्क कैसे करती हैं। भाई ये आपस में ट्रेड कर रहे होंगे, ईरान को जो चाहिए चाइना से मिल जाएगा, चाहे डिफेंस में हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, जो मर्जी चाहिए चाइना देगा, और चाइना को एनर्जी चाहिए तो ईरान देगा। तो मसला क्या है? तेहरान टाइम्स ने इसके ऊपर लिखा था, ईरान चाइना रेल रूट अ सेफ गेटवे टू यूरोप फ्रॉम चाइना। ये 25 मार्च 2025 की ये उन्होंने आर्टिकल लिखा था और आज ये ऑपरेशनल हो चुका है। इसके बाद अगली बात सुन लीजिए, रशिया से कॉरिडोर बहुत जल्द ईरान के साथ कनेक्ट होने वाला है। इसका मैप आप देख सकते हैं, यहां से जो है वो घूम कर, ये जो ब्लू है ये स्विस कैनाल, मेडिटेरेनियन सी, और फिर पता नहीं कहां से घूम कर जाता है, और यहां से ये रेड वाला जो है मॉस्को से कैस्पियन सी और आगे ईरान। तो ये कॉरिडोर जो है वो बनने जा रहा है और ये गेम चेंजर दोनों होने वाले हैं। ये जरा हेडलाइन देखिए, फ्रॉम कैस्पियन टू द पर्शियन गल्फ ट्रैकिंग ईरान नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ऑन द रोड इन ईरान, द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। ये इसको क्या नाम दिया गया है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल जियो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऑफ द 21st सेंचुरी। इसको एक्सपर्ट्स ने 21वीं सदी का सबसे बड़ा जियो इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो करार दे दिया है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट करार दे दिया है। और जब ये फुली ऑपरेशनल हो जाएगा, फुल ट्रेड और कनेक्टिविटी इसके जरिए पैदा होगी, सैंक्शन फ्री बिल्कुल, यानी ये वो प्रोजेक्ट है, सैंक्शन बिल्कुल फारिग हो जाएंगी, चीपर एंड फास्टर देन द स्विस कैनाल टू अ ग्रेट डील ऑफ यूरेशिया। मतलब ये स्विस कैनाल से भी बहुत ईजी होने वाला है। टू रीविजिट ईरान इन दीज टाइम्स ऑफ जियोपॉलिटिकल ट्रबल, मैक्सिमम प्रेशर, रेड लाइंस on uranium enrichment and bombing threats could no longer be more pressing and enlightening। कि इसके बाद क्या होगा कि ईरान इतना इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ये मुल्क इतने सोवरन हो जाएंगे, इनकी जरूरियात पूरी हो रही है ना और इकोनॉमिक तरक्की भी हो रही है। तो वो जो अमेरिका की धमकियां हैं, ये कर देंगे, हमले कर देंगे और मैक्सिमम प्रेशर, ये सारी पॉलिसी ये सब फारिग होने वाली। अभी भी ईरान को वो झुका तो नहीं सके, लेकिन ईरान की इकोनॉमी को तो उन्होंने रोक के रखा हुआ है। ईरान उतना रिच तो नहीं बन सका है, लेकिन ईरान ने सर्वाइव किया है।
तो वो तो बिल्कुल फारिग होने वाला है, यानी वो बिल्कुल उसका फिर 100% जो असर है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो होना भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ट्रेड शुरू हो जाएगी। अब तो तमाम जो रास्ते हैं उनके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल है, लेकिन ये रास्ते तो वो खुद बना रहे हैं और उन्हीं के इलाकों से होकर गुजरते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है वो होने जा रही है। यहां से फिर आगे रशिया से साउथ एशिया भी कनेक्ट होगा और इधर चाइना से यूरोप भी कनेक्ट होगा। ये सारी चीजें होने जा रही हैं। तो अब आप देखिए कि इजराइल वहां पर बच्चों को मारकर डोमिनेंस हासिल करना चाहता है और दुनिया प्रोजेक्ट्स बना रही है, रेल रोड्स बना रही है। तो अब इस तरह डोमिनेंस, बच्चों को मारकर डोमिनेंस हासिल नहीं होती। अब देख रहे हैं दुनिया किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बच्चों को मारकर डोमिनेंस दुनिया पर मिलने वाली नहीं है और ये इसका खमियाजा इसको भुगतना पड़ेगा। इस वक्त जितने भी फ्यूचर के फैसले हो रहे हैं उसमें से इजराइल शामिल नहीं है। इजराइल की जरूरत नहीं है दुनिया को। पिछली सदी के शुरू में इजराइल नहीं था और इस सदी में भी इजराइल नहीं होगा, ये दुनिया देखेगी। और इधर जनाब देखिए कि टर्की ने फैसला कर लिया कि वो बेसिस बनाएगा। द टर्किश आर्म्ड फोर्सेस विल एस्टैब्लिश एयर, लैंड एंड नेवल बेसिस इन सीरिया टू फाइट ISIS। किस लिए बनाएगा? क्योंकि दाइश से लड़ना है। वे सब सीरिया में आते हैं दाइश से लड़ने के लिए। तो बहरहाल टर्की ने यह फैसला कर लिया और यह बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि इजराइल नहीं चाहता, क्योंकि अगर कोई बड़ी ताकत सीरिया में आ जाती है तो इजराइल वहां पर बॉम्बिंग नहीं कर सकेगा और इसको मजीद फील्ड स्टेट नहीं बनाया जा सकेगा। और चूंकि जब ये हमला करेगा तो फिर टर्की इससे पंगा पड़ जाएगा, तो इजराइल वो जंग भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो बहुत सारी चीजें कर रहा था। अब ये अहमद अल शरा और मुलाकात हुई है कल उर्दुगान की, उसके बाद ये फैसला जो सामने है, ये रीजन के हवाले से बहुत बड़ा फैसला है। स्पेन और नॉर्वे के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मुलाकात हुई है और जबरदस्त एक्शंस मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रीज की जानब से लिए जा रहे हैं। स्पेन ने सैंक्शंस लगाने का ऐलान किया है और साथ ये कहा है कि उनकी बंदरगाहों के ऊपर कोई ऐसा जहाज नहीं रुकेगा जो इजराइल की तरफ जा रहा है। और साथ दोनों मुल्कों ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया है कि वो मिलकर फलस्तीनी रियासत के लिए काम करेंगे, यूरोप को कन्विंस करेंगे और बताएंगे कि यूरोप के पास इसके सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि वो जंग रुकवाए और फलस्तीनी रियासत की तरफ बढ़े। मैं हेडलाइंस आपके सामने रखता हूं। स्पेन और नॉर्वे के फॉरेन मिनिस्टर की जो ज्वाइंट स्टेटमेंट है, वी हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू डिफेंड जस्टिस एंड पीस एंड द डिग्निटी ऑफ यूरोप इज एट स्टेक। भाई यूरोप क्या चैंपियन बना फिरता है कि हम ह्यूमन राइट्स और हम बहुत सिविलाइज्ड, सारी हकीकत जो दुनिया के सामने, तो ये एट स्टेक है। अगर यूरोप ने अल्टीमेटली इसको ना रुकवाया तो फिर देखें उनके पास इक़्तिदार हमेशा से तो नहीं था और ना ही हमेशा रहेगा। दुनिया की बाकी अक़वाम भी तो है ना, तो उनको फिर सरफराजी हासिल हो जाएगी। स्पेन के फॉरेन मिनिस्टर, वी नो लॉन्गर अलाउ आर्म्स सेल्स टू इजराइल नॉर विल शिप्स कैरिंग देम डॉक इन आवर पोर्ट्स। ना हम असलहा फरोख्त कर रहे हैं इजराइल को और ना ही वो जहाज जो असलहा लेकर जा रहे हैं इजराइल की तरफ वो हमारी बंदरगाहों पे हम उनको रुकने देंगे। द लास्ट थिंग पीपल इन द मिडिल ईस्ट नीड आर वेपन्स। ये बिल्कुल उन्होंने वाजे पैगाम दिया है। अमेरिका जो नई आर्म्स रेस मिडिल ईस्ट के अंदर लगा रहा है, इजराइल को भी असलहा दे रहा है, बाकी मुल्कों के साथ भी असलहा डील्स हुई हैं। तो स्पेन ने कहा है कि मिडिल ईस्ट के लोगों को जो आखिरी चीज चाहिए वो असलहा है। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये चीज तो उनको बिल्कुल नहीं चाहिए, उनको पीस चाहिए, उनको कंस्ट्रक्शंस करनी है, उनको आगे बढ़ना है। असलहा तो उनकी जरूरत ही नहीं है। असलहा देकर कभी अमन किसी खित्ते में हुआ है दुनिया में? वी आर कंसिडरिंग इंपोजिंग सैंक्शंस ऑन इजराइल एंड कॉलिंग फॉर अनहिंडर्ड ह्यूमैनिटेरियन एक्सेस। इजराइल पर सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। अगर ये सैंक्शन लगती हैं तो ये बहुत बड़ी चीज होने जा रही है, बहुत बड़ा इसका इंपैक्ट है और स्पेन की अहमियत बहुत ज्यादा है। और फिर मुसलमानों की एक तारीख भी स्पेन के साथ। और नॉर्वे की स्टेटमेंट देखिए, वी मस्ट कंटिन्यू टू अर्ज अदर कंट्रीज टू सपोर्ट फॉर पैलेस्टीनियंस एंड पैलेस्टाइन स्टेट। बाकियों को भी हम जो है वो पूरी तरह से कन्वे करेंगे कि इस वक्त की जरूरत यह है कि हम फलस्तीन रियासत को तस्लीम करें और उसको अमली जामा पहनाएं। फ्रांस में इस वक्त बहुत बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, पेरिस के अंदर मैस डेमोन्स्ट्रेशंस इन द फ्रेंच कैपिटल डिमांडिंग एंड टू इजरायली वॉर ऑन गाजा। यूरोप का जो रद्दमल आया और वो 48 घंटों तक हमने बड़ी स्टेटमेंट्स देखी। अब पिछले 24 घंटों से ज्यादा स्टेटमेंट्स नहीं आई हैं, यानी फ्रांस से कुछ स्टेटमेंट नहीं आई, बरतानिया से नहीं आई है। स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे ये जबरदस्त जो है वो आवाज उठा रहे हैं और अब सैंक्शन लगाने जा रहे हैं। लेकिन फ्रांस और बरतानिया पिछले 24 घंटों से कुछ स्टेटमेंट नहीं आई है। आप देख रहे हैं, देखें वहां पर मुसलसल मुजाहरे हो रहे हैं और ये गवर्नमेंट से हैं, इनके मसाइल कुछ दूसरे हैं। खासकर इनके लिए सबसे बड़ा मसला यूक्रेन वॉर है, इनके लिए एनर्जी सबसे बड़ा मसला है, इनके लिए इकोनॉमी सबसे बड़ा मसला है, इनके लिए माइग्रेशन बहुत बड़ा मसला है। अगर ये इनको बिल्कुल सूट नहीं करती ये जंग, उनके इतने मसाइल हैं और ये माइग्रेशन के लिए इतना बड़ा मसला बना हुआ है और यूक्रेन के वो लाखों लोग जो है वो इस वक्त पूरे यूरोप में देखे जा रहे हैं, तो उनको उसके ऊपर काम करना है। और आप देखें वहां पर मुजाहरे हो रहे हैं इस जंग की वजह से, तो इसको रुकवाना जरूरी है। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर ने नेतन्याहू को बताया है कि अगर उसने फिल फॉर एड दाखिल ना की तो फिर तमाम इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर इजराइल को छोड़ जाएंगे। इजरायली फॉरेन मिनिस्टर warned Netanyahu that suspending aid to Gaza would not weaken Hamas
but would lead to Israel losing the support of its allies. इससे हमास कोई कमजोर नहीं होने वाली, बल्कि नतीजा ये निकलेगा कि इजराइल के तमाम इत्तेहादी जो है उसको छोड़ जाएंगे। और कनाडा की तरफ जब वो इजराइल ने अपने सेटलर्स को कहा है, ट्रैवल जो वार्निंग है वो जारी की गई है कि वहां पर ट्रैवल करने से गुरेज करें। कनाडा की आप देखें हम बात कर रहे हैं। अब नाज़रीन बात यह है कि दुनिया जो है वो मेजर वॉर्स की तरफ जा रही है। एक तरफ मिडल ईस्ट है, यूक्रेन है, ट्रंप की पॉलिसीज हैं, ठीक है, और ये किसी पीस की तरफ नहीं जा रहा है मामला। और सबसे बड़ा मसला तो ट्रंप का जो नारा है ना, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, सबसे बड़ा मसला इसी में है। और तिजारती जंग, ये इतने बड़े क्राइसिस दुनिया में लेकर आने वाली, इतने बड़े क्राइसिस, और ईरान ये चाइना को मजबूर कर रही है कि वो फिर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर हद तक जाए। अब जैसे बरतानिया के साथ उन्होंने मुआहिदा किया कि चाइना को आउट किया जाए, बाकियों के साथ भी वो यही प्रेशराइज कर रहे हैं, तो चाइना इसको अफोर्ड तो नहीं कर सकता, तो फिर चाइना भी ये अल्टीमेटली फिर मिलिटरीली कन्फ्रंट किया जाता है। तो अब एक तो देखिए कि ट्रंप ने जो बजट अनाउंस किया, और पहले मैं दी टाइम्स की एक हेडलाइन आपके सामने रखता हूं, द नेक्स्ट 20 ईयर विल बी डोमिनेटेड बाय मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स। दी टाइम्स लिख रहा है अगले 20 साल जो है वो भरपूर होंगे जंगों से। आलमी जंग भी छिड़ सकती है, लेकिन जैसे यूक्रेन की जंग है, जैसे मिडिल ईस्ट में है, ऐसी जंगों से ये भरपूर होने वाले हैं, खासकर अगले 20 साल। कोई स्टेबिलिटी पीस नजर नहीं आ रहा है, और जो कोल्ड वॉर है वो भी आज 40 साल तक चली है। तो ये भी यही सूरत हाल है। चाइना और अमेरिका की बुनियादी जंग है, बुनियादी जंग चाइना अमेरिका की है, जिसमें फिर चाइना के इत्तेहादी और अमेरिका का कौन इत्तेहादी ये देखना है। तो ये जंग तभी इख्तिताम होगी जब चाइना अमेरिका को हरा देगा या अमेरिका चाइना को हरा देगा। ये उससे पहले ये जंगें खत्म होने वाली नहीं है। और जरा डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट देखिए, 1 ट्रिलियन मिलिट्री बजट, पीपल से कुड यू कट इट बैक, आई सेड आई एम नॉट कटिंग 10 सेंट्स, वी कैन कट प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स। $1 ट्रिलियन मुझसे कहा गया कि क्या आप इस बजट को कम कर सकते हैं, क्या आप इसमें से कुछ कट कर सकते हैं। तो मैंने जवाब दिया कि मैं 10 सेंट्स भी इस मिलिट्री बजट में से कम नहीं करूंगा, मैं बाकी जगहों से पैसे काटूंगा, यहां से नहीं। तो $857 बिलियन जो है वो अमेरिका का पिछला बजट था, और ये दुनिया में सबसे बड़ा है। यानी जो नीचे 4 बड़ी नेशंस हैं, चाइना, रशिया और बाकी जर्मनी यानी और बरतानिया, इनका अगर डिफेंस बजट मिलाया जाए तो ये मिलाकर भी अमेरिका के बराबर नहीं पहुंचता है। लास्ट ईयर जब वो $857 बिलियन अमेरिका का था और $323 बिलियन है वो चाइना का था और बाकी दूसरे मालिक का। और इस बार वो $1 ट्रिलियन है वो करने जा रहे हैं। तो ये कहां पर इस्तेमाल होगा, बढ़ाया क्यों गया है, ये जंगें छेड़ने की तरफ मामला जा रहा है। और 2-3 स्टेटमेंट्स ट्रंप की देखिए, वी आर एलाइज आर थ्रेटन्ड आर अटैक्ड, आवर मिलिट्री विल क्रश आवर एडवर्सरीज विद डिवास्टेटिंग फोर्स। अगर हमारे ऊपर या हमारे इत्तेहादियों के ऊपर हमला किया गया तो हमारी जो मिलिट्री है वो उनको क्रश कर देगी, उनको सफाई हस्ती से मिटा देगी। आवर मिलिट्री is the greatest and most powerful military in the world has ever known and I know that because I rebuilt it। हमारी जो मिलिट्री है वो इस प्लेनेट के ऊपर सबसे बड़ी मिलिट्री है, और ना सिर्फ इस वक्त बल्कि दुनिया में जितनी भी आर्मी किसी भी रियासत ने बनाई है, हमारी आर्मी दुनिया की हिस्ट्री की सबसे बड़ी आर्मी है। वी वॉन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। ये ट्रंप ने मिलिट्री बजट अनाउंस किया है, साथ इस तरह के अजीबोगरीब बयान दिए हैं कि हम बेस्ट हैं और हमने जंगे आलमी जंगे भी जीते हैं। तो बहरहाल, और जिसने हमला किया हमारे इत्तेहादियों के ऊपर उनको क्रश कर देंगे। ये मामला काफ़ी संगीन है। और इधर जो है वो मॉस्को के ऊपर बड़ा अटैक हुआ है और वहाँ के तमाम एयरपोर्ट्स है वो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स ड्रोन हेडिंग टुवर्ड द कैपिटल, एयर ट्रैफिक सस्पेंडेड एट 3 एयरपोर्ट्स इन द कैपिटल मॉस्को। तो ये मामला जो है ना काफ़ी ख़राब हमें नजर आ रहे हैं। और यूरोप देखिए, उनको यूक्रेन जंग का फैसला करना है और इस वक्त उन्होंने $500 बिलियन के ऊपर बजट ले गए हैं। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, क्योंकि यूरोप कैसे, क्या उनकी इकॉनमी सर्वाइव कर सकती है, बाकी सोशल प्रोग्राम से वो पैसा निकालेंगे। तो यूरोप के सामने इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा है, तो ये मिडिल ईस्ट की जंग उनके लिए किसी तौर पर अफोर्डेबल नहीं है। और ये भी हो सकता है कि वो इधर बात ही ना करें उधर, लेकिन वो इधर बात ना भी करें, मुजाहरे तो उनके कैपिटल्स में हो रहे हैं, तो फिर वो आंखें नहीं चुरा सकते। तो ये इस वक्त की तफसीलात आपके साथ शेयर की, आपने राज रोगा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।